नमस्कार, आप सभी का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड ईपीसी 4 के बारे में। ईपीसी 4 में हमको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि स्वयं की समझ। इस वीडियो में जानेंगे हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, हम अपने आप को कैसे समझ सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में मेरी अवधारणा क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये पेपर कोड आपका ईपीसी 4 है। इसके पहले प्रथम वर्ष में हम सभी ने पढ़ा था ईपीसी 1, ईपीसी 2 एवं ईपीसी 3। बहुत बच्चे जो होते हैं ईपीसी का अर्थ भी नहीं जानते हैं कि ईपीसी का अर्थ होता क्या है। तो चूंकि ये पहला वीडियो है, इसीलिए सबसे पहले हम जानते हैं ईपीसी का अर्थ होता क्या है। उसके बाद आपके ईपीसी 4 यूनिट को हम शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ईपीसी का अर्थ होता क्या है। तो ई का अर्थ होता है इनहैंसिंग और पी का अर्थ होता है प्रोफेशनल एंड सी का अर्थ होता है कैपेसिटी, यानी इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। ईपीसी को आप बोल सकते हैं इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। इनहैंसिंग का हिंदी आप बोल सकते हैं चमक या फिर रोशन लाना। इनहैंसिंग, इनहैंस करना, चमक लाना। और प्रोफेशनल का अर्थ होता है व्यावसायिक और कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता। यानी आप जो काम कर रहे हैं, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी जो क्षमता है उस क्षमता में चमक लाने का काम करता है, रौनक लाने का काम करता है आपका ईपीसी यूनिट। ईपीसी 4 है, 1, 2, 3 हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और आज सेकेंड ईयर में हम जानेंगे ईपीसी 4 के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ। क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं समझते हैं तब तक हम बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। एक टीचर को जो है स्वयं की समझ का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ। ईपीसी 4 के यूनिट 1 में हमको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड इट्स रिलेशन टू आइडेंटिटी, यानी इसका हिंदी आपका हुआ स्वयं का बोध और इसका अस्मिता से संबंध, यानी कि रिलेशन टू आइडेंटिटी। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, स्वयं की समझ एवं इट्स रिलेशन टू आइडेंटिटी, अस्मिता के साथ इसका संबंध। हम जानेंगे, हम स्वयं को समझेंगे और इसको आइडेंटिटी करेंगे, रिलेशन करेंगे अपनी अस्मिता के साथ, रिलेशन टू आइडेंटिटी। क्योंकि आपको पता होगा हर शिक्षक की, हर व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है। वो पहचान कैसे विकसित होती है? वो पहचान विकसित होती है आपके स्वयं की अवधारणा से। तो आपके ईपीसी 4 के यूनिट 1 में दिया हुआ है स्वयं का बोध और इसका अस्मिता से संबंध, जिसमें हम जानेंगे स्वयं की अवधारणा की समझ और अस्मिता के साथ इसके संबंध, यानी कि रिलेशन टू आइडेंटिटी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ जागृत होता है कि आपके ईपीसी 4 में इसको क्यों ऐड किया गया है। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने से पहले आप स्वयं को समझें। क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं समझ सकते हैं, जब तक बच्चे को आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए बच्चे को पढ़ाने से पूर्व आप स्वयं को समझें। इसीलिए बीएड के इस पाठ्यक्रम यानी कि स्वयं की समझ में विषय को जो है शामिल किया गया है। आपके बीएड के पाठ्यक्रम में अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ विषय को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। क्योंकि आप पहले स्वयं को समझिए। जब तक हम खुद को आइडेंटिटी नहीं करेंगे, खुद को समझेंगे नहीं, जब तक बच्चे को हम पढ़ा नहीं सकते हैं। इस विषय को शुरू करने से पूर्व
कुछ चाणक्य नीति है, चाणक्य के द्वारा कुछ बातें कही गई। चलिए पहले हम उससे शुरू करते हैं, फिर अपने अध्याय को आगे पढ़ेंगे। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस मनुष्य के गुणों की प्रशंसा अन्य लोग करें, वह व्यक्ति गुणहीन होने पर भी गुणी बन जाता है। परंतु इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो वह श्रुतता यानी कि हल्केपन को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने मुख से यानी कि अपने द्वारा अपने सेल्फ की यदि बड़ाई करता है, अपने गुणों का बखान करता है, तो वह गुण होने पर भी उसके अंदर गुण रहता है, फिर भी क्या करता है, वो गुणहीन बन जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा अन्य लोग करें तो क्या होता है, अगर उसके अंदर गुण नहीं भी रहे तो भी वो गुणी बन जाता है। उसी तरह दूसरा इसका कोटेशन है, प्रशंसा से बचिए, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घून की तरह चाट जाती है। हमें क्या करना है, प्रशंसा से बचना है। हमें किसी से अपनी बड़ाई नहीं करवानी है, क्योंकि हम जितने प्रशंसा से बचे रहेंगे तभी हम अच्छा विकास कर सकते हैं। उसी तरह तीसरा कोटेशन है, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि हम स्वयं को समझ लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं, तो हम पूरी दुनिया का जितनी भी समस्याएं हैं, सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, जिसने स्वयं को समझ लिया उसे दुनिया को समझने में देर नहीं लगती। यदि आप स्वयं को समझ लेते हैं तो फिर आप आसानी से पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। आपको पूरी दुनिया को समझने में आपको देर नहीं लगती है। स्वयं की समझ, एक शिक्षक के रूप में आपको उस विषय की अच्छी समझ होनी चाहिए जिसे कि आप पढ़ाने जा रहे हैं। जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय के बारे में आपकी समझ जो है बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। अच्छी समझ यदि आपको उस विषय के बारे में नहीं है तो आप उस विषय को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सही तरीके से पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए स्वयं की समझ में कहा जा रहा है आपसे कि एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में आपको उस विषय की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए जिस विषय को आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा इस बात से भी आपको अवगत होना चाहिए कि आपके विद्यार्थियों को अवधारणात्मक रूप से किन किन चीज़ों या किन किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, और वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कौन कौन से विषय हैं जो कि उन्हें कठिन लगते हैं, और उनके मन में उत्पन्न हो रही गलतफहमियों के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसका अर्थ यह हुआ, यदि आप एक टीचर हैं, मान लें कि आप एक शिक्षक हैं, आप क्लासरूम में गए बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जो विषय, जो सब्जेक्ट आप चूज किए पढ़ाने के लिए, तो उस सब्जेक्ट का आपके पास पूर्ण नॉलेज यानी कि 100% जो है आपका उस विषय का आपको ज्ञान होना चाहिए जिस विषय को आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपके जो स्टूडेंट हैं, जो आपके स्टूडेंट आपके क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज क्या होनी चाहिए, उनके संदर्भ में कि वो कौन कौन से विषय हैं। आपके क्लास में मान लें कि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, इन सबको जो है कौन सा विषय कठिन लग सकता है और कौन सा विषय कठिन लगता है, इसके बारे में भी आपको पहले से पता होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ उनके मन में, इतने सारे स्टूडेंट हैं तो सबके मन में अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, तो उन विचारों के क्षेत्र क्या है, कौन स्टूडेंट किस समय क्या सोच रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके विषय के बारे में क्या सोच रहा है, इन सब की जो है आपको समझ होनी चाहिए।
आप इसको यूँ समझ सकते हैं, आप क्लासरूम में पढ़ाने गए, पहला आपका होना चाहिए आपको सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान रहे। जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका 100% आपको नॉलेज होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात यह है कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के मन में कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो कौन सा विषय है जो उनको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, और किस किस के प्रति उनके मन में कौन सी गलतफहमी, कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कौन विषय के बारे में, इन सब का भी नॉलेज आपको होना चाहिए एक शिक्षक बनने से पूर्व। चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा आपका दिया है स्वयं से स्वयं की पहचान, यानी आंतरिक शक्ति का साक्षात्कार। आंतरिक शक्ति का अर्थ होता है इंटरनल पावर। तो जब हम स्वयं से स्वयं की पहचान करेंगे, हम स्वयं को समझेंगे, तो हमारे अंदर की जो आंतरिक शक्ति है उससे हम बात कर पाएंगे, उसको हम लोग समझ पाएंगे कि हमारे अंदर वो कौन से इंटरनल पावर है जिसका यूज करके हम एक बहुत ही बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। तो इसमें आपको दिया है स्वयं से स्वयं की पहचान, यानी कि आंतरिक शक्ति का साक्षात्कार। आंतरिक शक्ति यानी कि इंटरनल पावर जो है वो मनुष्य की जीवंत शक्ति होती है। आंतरिक शक्ति क्या होती है? जीवंत शक्ति होती है, लाइफ पावर होती है, जिसके बल पर वह ऐसे कार्य कर लेता है जो कि आश्चर्यजनक ही नहीं अपितु अविश्वसनीय भी होते हैं। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जो इंटरनल पावर होता है, जो इंटरनल शक्ति होती है, उससे मनुष्य ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है जो कि दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। आप ये समझ सकते हैं कि यदि कोई मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले तो किसी भी कार्य को आसानी से संपादित कर सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है हमें स्वयं को पहचानने की, यानी कि स्वयं को समझने की। जब तक हम खुद को नहीं समझते हैं, जब तक हम पूरे यूनिटी को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, इतने सारे बच्चों का भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है। इसीलिए आपको जो है पहले स्वयं को समझना होगा, अपनी इंटरनल पावर को समझना होगा, अपनी शक्ति को समझना होगा। यदि हम इसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए दुनिया का कोई भी कार्य, कोई भी वर्क जो है हम के लिए, हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। वो सारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। इसी पर एक बहुत ही छोटी सी कहानी है जो कि आप सभी को सुनना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि कहानी में होता है कि दो बच्चे होते हैं, दो जो है परम मित्र होते हैं। इन दोनों के बीच जो है बहुत ही गहरी दोस्ती होती है। ये जहाँ भी जाते हैं दोनों साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं। ये समझ सकते हैं कि इनकी दोस्ती जो है बहुत ही गहरी होती है। एक बार होता क्या है कि जो एक बच्चा जो होता है अचानक से एक दिन आपके ये कुएं में गिर जाता है। छोटा सा बच्चा जो है कुआं में गिर गया। अब होता क्या है, जो बच्चा जो कुआं में गिरा रहता है इसका वेट जो है लगभग 30 किलो के आसपास रहता है, और छोटा एक और उसका दोस्त जो रहता है इसका वेट जो है लगभग 20 केजी के आसपास है। यानी कि ये बच्चा जो है उससे कमज़ोर है, हेल्थ में भी और शरीर में भी। तो बड़ा जो बच्चा होता है वो कुएं में गिर जाता है, और छोटा बच्चा बहुत हेल्प करता है, लोगों को कुछ बुलाता है, लेकिन उस जगह पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं रहते हैं जो कि बच्चे की मदद कर सके कुएं से निकालने में। तब ये बच्चा क्या करता है, कुएं के पास पर ही एक बाल्टी को उठाता है और सीधे कुएं में डाल देता है और कहता है कि तुम बाल्टी पकड़ लो, हम खींचते हैं। और ये बच्चा बाल्टी पकड़ता है और एक कुएं से उसको बाहर खींच कर निकाल देता है। ये तो बात खत्म हो गई, क्योंकि वो कुएं में गिरा और उन्हें निकाल दिया। बात वहाँ जब ये बात गाँव में फैलती है तो कोई भी व्यक्ति यह विश्वास नहीं करता है कि ये छोटा बच्चा जो है, ये 20 किलो का बच्चा जो है, इतने बड़े यानी कि 30 केजी के बच्चे को कैसे कुएं से निकाल दिया।
क्योंकि बच्चा कुआं में गिरा रहता है। वो कैसे कर दिया? कोई इस बातों पर यकीन नहीं करते हैं। तो उसी गांव में एक शिक्षक रहते हैं, टीचर रहते हैं, उनके पास सभी लोग जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जब बड़ा बच्चा कुएं में गिरा, छोटा बच्चा उसको कुएं से कैसे निकाल दिया? तो वो शिक्षक कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जब जितना घटनाक्रम हो रहा था, जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी, वहाँ पर इस छोटे बच्चे को कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। यानी कि उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कह सके कि तुम कमज़ोर हो, तुम मुझसे वेट में कम हो, तुम्हारा वजन कम है, तुम मुझसे कमज़ोर हो, तुमसे वो बच्चा नहीं निकलेगा। वो अपने आंतरिक शक्ति का प्रयोग करता है, इंटरनल पावर का प्रयोग करता है और उस बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल देता है। तो ये होती है आंतरिक शक्ति। यदि इसको हम जागृत कर ले, इसको हम समझ ले, तो दुनिया का सारा काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। हर काम हम कर सकते हैं। हम पहचानेंगे कैसे अपनी आंतरिक शक्ति को? जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में स्वयं की समझ दिया गया है। आप एक शिक्षक बन रहे हैं तो आपको जो है ये पता होनी चाहिए आपकी इंटरनल पावर क्या है, इसके बारे में भी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। चलिए हम आगे इसमें देखते हैं। आगे इसमें दिया है, प्रत्येक मनुष्य को उसके जीवन काल में दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जितने मनुष्य हैं जिनका जीवन काल होता है, पूरे जीवन काल में वो दो चीज़ों का सामना करते हैं। एक होता है सफलता और दूसरी होती है असफलता। जब हमें सफलता मिलती है तो हम क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं, यानी कि हम सफल हो गए। और जब हमें असफलता मिलती है तब हम दुखी हो जाते हैं, यानी कि हम असफल हो गए। तो प्रत्येक इंसान को इन दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है अपनी पूरी जिंदगी में। एक होती है सफलता और दूसरी होती है असफलता। ये तो जिंदगी का नियम है। आपको जो है ये झेलना ही पड़ेगा। आपको जीवन में इन दोनों चीज़ों का सामना होगा, सफलता का भी और असफलता का भी। लेकिन इसी में से कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जीवन को जो है सफल बनाने के कार्य में जुटे रहते हैं और अपने गुणों में वृद्धि करते हुए वो लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाते हैं। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ रहा कि उन्हें सफलता मिल रही है कि असफलता मिल रही है। वो लगातार जो है कंटिन्यू जो है अपने जीवन पथ पर चलते रहते हैं और जितनी भी बाधाएं आती है उन सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि हमने अभी इस कहानी में जाना, बाधाएं तो बहुत आई, उसको पूरा पावर लगाना पड़ा बाहर निकालने में। तो जो व्यक्ति इन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ते चले जाते हैं वही जो है सफलता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, असफलता भी मनुष्य को सफलता के लिए प्रेरित करती है। यदि आपको असफलता मिलता है, आप असफल होते हैं, तो वो भी आपको एक प्रेरणा काम करता है। क्योंकि यदि हम इस इमेज को देखें तो सफलता और असफलता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक एक्सप्रेशन का अंतर है। बस इतना ही अंतर होता है सफलता और असफलता का। यदि हम देखिए, बस इतना ही अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब इसको समझ सकते हैं कि हमको इतना ही देखना है, सफलता और असफलता। सफलता भी हमें क्या होती है, असफलता यदि मुझे मिल गई तो सफलता के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा का काम करती है वो। लेकिन केवल उन मनुष्य को जो कि सफल होना चाहते हैं, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो असफलता जो है प्रेरित किसको करती है? जो सफल होना चाहते हैं। जो सफल नहीं होना चाहते हैं उनके लिए कोई भी प्रेरणा, कोई भी स्टोरी जो है कारगर सिद्ध नहीं होती है। चलिए हम आगे देखते हैं अस्मिता के साथ इसके संबंध, यानी कि रिलेशन टू आइडेंटिटी। कैसे हम एक आइडेंटिटी विकसित कर सकते हैं, एक
रिलेशन बना सकते हैं, रिलेशन टू आइडेंटिटी। अस्मिता के साथ इसका क्या संबंध होता है, आइए हम जानते हैं। स्वयं की अवधारणा को हम एक शिक्षक की अस्मिता भी कह सकते हैं, यानी शिक्षक की आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप शिक्षक बनने के उपरांत अपने विद्यालय में जिस प्रकार का शिक्षण कराते हैं, आप टीचर बनने के बाद जिस तरह का टीचिंग कराते हैं, उससे आपकी अपनी मान्यताओं एवं धारणाओं की भी विशेष भूमिका होती है, जो कि आपके व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के अनुभव पर ही आधारित होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्यापक के शिक्षण की समझ और उसके जीवन के साथ अटूट जुड़ाव रहता है, क्योंकि जब हम टीचर बन जाते हैं, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ हम क्लियर करेंगे, उसका रिलेशन किससे रहेगा, हमारी आइडेंटिटी से रहेगा, हमारी अस्मिता के साथ रहेगा। जो भी हमारा व्यवहार रहेगा, जो भी हमारी भावना रहेगी, उन सब का असर कहाँ दिखेगा, हमारे शिक्षण के ऊपर, हमारे टीचिंग के ऊपर दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है आपको जो है हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा सकारात्मक रहना है, कि जैसा हमारा व्यवहार रहेगा, जैसा हमारा नेचर रहेगा, जैसी हमारी सोच रहेगी, हमारा शिक्षण भी, हमारा टीचिंग भी उसी प्रकार का बन जाता है। आप देखते होंगे जब आप क्लास में या कॉलेज में कहीं भी पढ़ने जाते हैं, तो हर टीचर की, हर शिक्षक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है, जिससे कि आप उन सभी को पहचानते हैं। आप कह सकते हैं कि ये हमारे साइंस वाले सर हैं, ये हमारे आर्ट वाले सर हैं। तो आप कैसे कहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई है, उसी आइडेंटिटी से आप उनको जानते हैं। जब आप भी क्लास में पढ़ाने जाएंगे, तो आपकी जो अपनी आइडेंटिटी, आपकी जो पहचान है, आपका जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन का अनुभव है, उसी पर आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आइडेंटिटी हम कैसे बनाएंगे, वो आप पर निर्भर करता है। जैसी आपकी सोच रहेगी, जैसा आपका व्यक्तिगत अनुभव रहेगा, आपकी आइडेंटिटी उसी तरह से बनती चली जाएगी, उसी तरह से क्रिएट होती चली जाएगी। आगे हमको पढ़ना है इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति देखिए होता क्या है। आत्म अभिव्यक्ति वह है जिसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के बारे में दूसरों के समक्ष बताता है, और वह अपनी अभिव्यक्ति को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित कर सकता है। सेल्फ एक्सप्रेशन का अर्थ होता है कि जो मेरी अपनी भावना है, उन भावना को हम दूसरों के समक्ष बता रहे हैं। जैसे कि अभी हम आपको क्लास ले रहे हैं, तो जो मेरे मन में है, जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है, उस पाठ्यक्रम को हम अपने अनुसार आपको बता रहे हैं, अपने आत्म अभिव्यक्ति के अनुसार बता रहे हैं। तो आत्म अभिव्यक्ति वही होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों के समक्ष विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करता है। यदि इसके हम उदाहरण की बात करें, तो आप अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के समक्ष कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं, जैसे आप अपने कपड़ों से अपनी शालीनता, आप कितने शालीन हैं, आप कितने सभ्य हैं, ये बताने के लिए आपको कहना किसी को नहीं पड़ेगा। आप अपने कपड़ों से, आपका पहनावा कैसा है, उस पहनाव से आप अपनी शालीनता दिखा सकते हैं। और वाणी से अपना व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है, आपका नेचर कैसा है, वो आपकी बोली से पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप किसी के समक्ष बोलिएगा, तो आपके बोलने के साथ ही ये पता चल जाता है कि आपकी व्यवहार कैसी होगी, आपका व्यवहार कैसा है। और कला से अपनी सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी, हम कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं, अपनी रचनात्मकता को दिखा सकते हैं कि हम कितने कलात्मक हैं। तो ये होता है, कुछ ऑप्शनल है, कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आप अपनी आत्म अभिव्यक्ति को दिखाते हैं। कई सारे माध्यम हैं, कपड़ों के माध्यम से, बोली के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से हम अपनी क्रिएटिविटी को,
हम अपनी रचनात्मकता को किसी के समक्ष जो है आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आत्म अभिव्यक्ति से व्यक्ति स्वयं को दूसरों के समक्ष अपने आप को प्रदर्शित करता है। आत्म अभिव्यक्ति में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति के समक्ष तो क्या करता है, वो प्रस्तुत करता है। किसके द्वारा? आत्म अभिव्यक्ति के द्वारा। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने 2-3 का जिक्र किया। और यदि बात करें हम तो पहला होता है सत्य बोलकर। हम सही बोलकर एक दूसरे के प्रति हम अपनी आत्म अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है सत्य बोलना। आप हमेशा सत्य बोलकर भी आत्म अभिव्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि सत्य बोलकर हम स्वयं के बारे में एक अच्छी अवधारणा बनाते हैं। जब आप हमेशा सत्य बोलिएगा तो आपके प्रति एक अच्छी अवधारणा बनेगी, अपने सेल्फ के प्रति एक अच्छी अवधारणा बनेगी। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें सत्य बोलने में भय लगता है, उन्हें भय का अनुभव होता है, उन्हें डर लगता है। ऐसे लोगों में आत्म अभिव्यक्ति की भी कमी पाई जाती है। कमी क्यों होता है कि यदि उनसे कुछ गलती हो गई तो क्या करेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम यदि सत्य बोलेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा, हमें पनिशमेंट दिया जाएगा। तो वहाँ से क्या होता है, उनका आत्म अभिव्यक्ति में कमी आने लगती है। तो इसीलिए हमको सत्य बोलने में पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्य बोलेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, आत्म अभिव्यक्ति की वृद्धि होगी। क्योंकि सत्य न बोलने से हम अपने आत्म सम्मान के साथ साथ स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारे समक्ष सत्य बोलने का अवसर है तब हम उसे निडरता पूर्वक एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, जिससे कि हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और झिझक भी कम होगी। और इसके साथ ही साथ हमारे मन में बनने वाला भय भी समाप्त हो जाएगा। जब भी आपके समक्ष मौका आए आप हमेशा सत्य बोलिए, क्योंकि सत्य जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर एक निडरता का भाव आएगा, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप हमेशा सत्य बोलते हैं। तो आप सत्य बोल करके भी आप अपनी आत्म अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और दूसरा होता है सृजनात्मक तरीकों से संलग्न होना, यानी कि इंगेज विद क्रिएटिव। हमको क्या होना है, हमेशा क्रिएटिव रहना है, सृजनात्मक तरीकों में संलग्न रहना है। ये हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इस कार्य में हम अपने जन्मजात प्रतिभा एवं हमारे समक्ष उत्पन्न नित्य नई नई समस्याओं के समाधान के द्वारा हम अपने जीवन को और अधिक क्रियात्मक बना सकते हैं और अपने कार्यों में और अधिक कलात्मकता भी ला सकते हैं। जब भी क्रिएटिव की बात आती है तो सबके मन में ये होता है कि कलाकार बस कुछ कम लोग होते हैं। हम क्रिएटिव शब्द की यदि बात करें, क्रिएटिव यानी कि कलात्मक। आप कितने कलात्मक हैं? हर व्यक्ति कलात्मक होता है, यानी कि हर व्यक्ति जो है आप कह सकते हैं कि वो आर्टिस्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति कलाकार होता है। वह अंतर क्या होता है इसमें कि कोई किसी कला में होता है और कोई किसी कला में। यदि कला की यदि हम बात करें तो आपको याद होगा टोटल 64 आर्ट, यानी कि 64 प्रकार की कलाएं मानी गई है। तो इन 64 प्रकार की कलाओं में 64 आर्ट में आपके पास कितनी कलाएं हैं, उन कला का प्रयोग कर सकते हैं अपनी सृजनात्मक तरीकों में संलग्न होने में। इससे क्या होगा, आपको नित्य नई नई चीज़ें आपको जागृत होगी, आप उस कला को विकास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप पहला ये कर सकते हैं कि प्रतिदिन
अपने मन के विचारों को लिखना एवं उससे अपनी समस्याओं का समाधान निकालना। ये कला तो सबके अंदर आती है, राइटिंग की कला तो सबके अंदर होता है, लिखने की कला। आप क्या कर सकते हैं, दिन भर आपके मन में जितने भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन सब विचारों को आप लिखने का काम कीजिए। आप प्रत्येक दिन लिखिए, जिससे क्या होगा, आप प्रत्येक दिन लिखेंगे तो जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां आपके लाइफ में आ रही है उनका समाधान भी आप इसी से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दिन मैंने ये गलती की थी तो हमको ये पनिशमेंट मिला है, ये हमको नहीं करना चाहिए। तो आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको प्रत्येक दिन लिखना है और जितनी भी लाइफ में समस्या आ रही है, जिंदगी में समस्याएं आ रही है, उनका आपको समाधान भी निकालना है। और इसके साथ ही साथ आपके मन में उत्पन्न हो रही अनेक भावनाओं को रेखा रंग के माध्यम से प्रस्तुत करना। आपके मन में जितने भी भावनाएं हैं, जो भी आपके मन में चीज आ रही है, सबको हम क्या कर सकते हैं, रेखा के माध्यम से, रंग के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि हम तो कलाकार नहीं हैं। ठीक है, आप कलाकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में जो भी भाव है, जो भी ख्याल है, उसको आप कुछ भी बना सकते हैं। कला के लिए बहुत ज़्यादा डिग्री की, बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत आसान चीज़ में ही कुछ भी आप आसानी से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको एक फिगर ड्रॉ दिखाया। बहुत ही आसानी से हम एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो कला के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, आप इस सबका प्रयोग करके कोई भी चीज़ जो है आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपको जितना कला आता है उतने का प्रयोग करके आप कोई भी चीज़ें जो है आसानी से बना सकते हैं। तो जो भी आप जितनी भी चीज़ें बनाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा, क्रिएटिविटी की भावना आएगी, रचनात्मकता शक्ति आपके अंदर ज़्यादा विकसित होगी। हम आगे देखते हैं, तो इसमें दिया है आत्मज्ञान प्राप्त करना। आत्मज्ञान के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि हम कौन हैं, यानी कि हु एम आई, हम कौन हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन हैं। ये हम कैसे जानेंगे, हम आत्मज्ञान से हम जानेंगे। जब हम खुद के बारे में रिसर्च करेंगे, हम कौन हैं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, किस काम के लिए हम आए हैं और हम किस काम के पीछे भाग रहे हैं। तो ये हम कैसे जान पाएंगे, ये हम जब तक हम हु एम आई, जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक चीज़ों को हम नहीं जान सकते हैं। क्योंकि कि हम क्या कर रहे हैं, हम सभी आज क्या कर रहे हैं, आज सभी व्यस्त जीवन जी रहे हैं और लगातार आगे दौड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को इस भीड़ से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि हम क्या करना चाहिए, हमको थोड़ा सा पीछे मुड़कर रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आप अपनी वर्तमान लाइफ से, वर्तमान जिंदगी से खुश हैं। ये बात समझने योग्य है कि आजकल हर व्यक्ति दौड़ रहे हैं, लगातार जो है दौड़ चल रही है। कहाँ जाना है कोई इसका लक्ष्य नहीं है, हमको कहाँ पर रुकना है, बस हम दौड़े जा रहे हैं। हम अपने लाइफ में लगातार रेस में हैं। क्या करना है हमें, कहाँ जाना है, कोई पता नहीं है, क्योंकि हम आत्मज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। हम अपने आप के बारे में कभी सोचते नहीं। हमको करना क्या है, इस भीड़ से अलग हट करके हमको सोचना है कि हम जो दौड़ लगा रहे हैं, हम किस जगह जा रहे हैं और हमें करना क्या है। उस भीड़ से हमें निकलना है और पीछे मुड़कर देखना है कि क्या इस लाइफ से हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं। अगर नहीं खुश हैं तो हम फिर दौड़ क्यों लगा रहे हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रतिभा के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये हमको सोचना है। यदि हम दौड़ लगा रहे हैं तो जहां हम जाना चाह रहे हैं
क्या वो रास्ता सही है, हमको अपने मंजिल पर पहुंचाए कि नहीं पहुंचाएगा, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रत्येक क्षण अपनी नई नई संभावनाएं हमको खोजने रहनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण यानी कि अपने विजन के बारे में भी जो है ज्ञात होना चाहिए। जब तक मेरा विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक मेरा दृष्टिकोण क्लियर नहीं होगा, जब तक हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। यानी कि हमको बनना क्या है और हम क्या बन रहे हैं, ये चीज़ें हमको जानना जरूरी है। पहले आपको एक विजन क्रिएट करना होगा। अभी आप सभी बीएड सेकेंड ईयर में हैं, यानी कि कुछ दिनों के बाद आप शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। बहुत ऐसे भी होंगे जो वर्तमान में भी शिक्षक हैं और आगे भी बहुत अच्छा शिक्षक बनेंगे, लेकिन बहुत ऐसे मिलते हैं जो कि उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, उनका विजन कोई निर्धारित नहीं, क्यों क्या करेंगे। तो हमको पहले अपना एक विजन तैयार करना है, हमको अपना एक लक्ष्य तैयार करना है। ये तैयार कैसे होगा, वो आत्मज्ञान से तैयार होगा। जब तक हम आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, हम अपने दृष्टिकोण को सही नहीं कर सकते। हम बस दौड़ लगा रहे हैं, बस भीड़ के साथ दौड़ रहे हैं। हमको उस भीड़ से निकलना है, अपने बारे में सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। वो कैसे होगा, जब तक हम अपनी बातों को लिखेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, अपनी जितनी भी सृजनात्मक शक्ति है, जितनी भी रचनात्मक शक्ति है, उन सब का प्रयोग करेंगे, तब हम जाकर के अपने विजन को स्पष्ट कर सकते हैं कि हमको करना क्या, हमको बनना क्या है। और इसी में सबसे अंतिम है आपका यूनिट है कला का प्रदर्शन, यानी कि एग्जीबिशन ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग ऑफ आर्ट्स भी इसको आप बोल सकते हैं। आत्म अभिव्यक्ति के लिए कला का प्रदर्शन जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक चीज आपको यहाँ पर समझना होगा कि जब हम कला की बात करते हैं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कला का अर्थ बस पेंटिंग ही समझ लेते हैं। कला का अर्थ पेंटिंग नहीं होता है। जब हम कला बोलेंगे यानी कि आर्ट, तो आपके समक्ष 64 आर्ट यानी कि 64 कलाएं आपके समक्ष 64 कलाएं प्रदर्शित हो जाती है, जिनमें से एक कला जो है आपका पेंटिंग है। कला कितना है, कला 64 है, उन 64 में से एक है पेंटिंग। लेकिन हमारे मन में भावना क्या बना हुआ है, जब हम कला की बात करेंगे तो हमारा तुरंत ध्यान जाता है पेंटिंग के ऊपर। हम यदि बात करते हैं कि आप अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए तो सबको ये लगता है कि हम पेंटिंग के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। हमको यहाँ पर अपना मिथक चेंज करना होगा, अपना मिथक यहाँ बदलना होगा। कला का अर्थ होता है वो जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी 64 आर्ट हैं, सब इसके अंदर समाहित हैं, जिनमें से एक पेंटिंग का है। तो कला का प्रदर्शन का अर्थ हुआ जितनी भी कलाएं हैं, 64 आर्ट है, इनमें से जितनी कला आपको आ रही है उस कला का आप प्रदर्शन करें। क्योंकि कहा गया है कि आत्म अभिव्यक्ति के लिए कला का प्रयोग जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे उत्तम माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कला अवश्य होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कलाकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति आर्टिस्ट होता है। बहुत ऐसी कलाएं हैं 64 आर्ट में, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कला जो है समाहित होती है। बस अंतर क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपनी कला को छिपा कर रखते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। आप याद कीजिए अपना बचपन, या फिर आप छोटे बच्चे को देखिए, वो क्या करते हैं, चित्रकला की प्रतियोगिता हो तो उसमें ही भाग लेंगे, गाने की प्रतियोगिता हो उसमें भी भाग लेते हैं, वो नृत्य की कला में जाएंगे, भाषण देने की कला में जाएंगे, और जितनी भी कला होती है वो सब कला में भाग लेंगे। क्योंकि हर कलाएं, प्रत्येक कलाएं सभी व्यक्ति के अंदर समाहित होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सब कला रहता है। लेकिन होता क्या है,
जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम क्या करते हैं, अपनी कलाओं को जो है अपने अंदर छिपा लेते हैं, हम उस कला का प्रदर्शन नहीं करते हैं, जिससे समस्या क्या होता है कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते, हम आत्मज्ञान की प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम सृजनात्मक नहीं हो पाते हैं। इस वजह से हम अपने आप को यानी कि स्वयं को समझ नहीं पाते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले स्वयं को समझना है। स्वयं को समझना, जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, जब तक हम किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड EPC 4 स्वयं का बोध और अस्मिता से इसका संबंध, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड इट्स रिलेशन टू आइडेंटिटी। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में ये जानेंगे कैसे करें स्वयं का मूल्यांकन। हम तो ये समझ लिए कि हमें स्वयं का बोध होना चाहिए, हम अपना कैसे हम समझ सकते हैं, लेकिन यदि मूल्यांकन की बात आती है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, कितना चीज़ें हम चीज़ों को समझते हैं, अपना मूल्यांकन कैसे करें हम, ये अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।